यस हेलो यार लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने चैप्टर 2 के फोर्थ सेशन में। काफी बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो यार लोग, अभी तक अपन पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं, एचयूएफ पढ़ चुके हैं। अभी इट्स टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। और ये स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको आज, जो है कंपनी। कैसा स्ट्रक्चर है? कंपनी नाम के स्ट्रक्चर को आज आपको पढ़ना है ना। कंपनी नाम का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे कोई भी प्रोफेशन करो, आगे जाके कुछ भी करो, आपको कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना ही होना चाहिए। तो कंपनी नाम के स्ट्रक्चर को मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे तुमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा। इतना इतना मजा आएगा तुमको, इतना मजा आएगा कंपनी नाम के स्ट्रक्चर को जान के, क्योंकि अपन उस डिटेल में जाएंगे, उसके इतना अंदर तक जाएंगे कि आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं होगा। आज तक इतना प्यारा तरीके से आपको किसी ने कंपनी के बारे में नॉलेज दिया नहीं होगा। इनफैक्ट मेरा शायद ये पूरा का पूरा सेशन आज बस कंपनी क्या होती है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही बताने में खत्म हो जाए। अपन शायद बुक के सिलेबस के अंदर का कंटेंट आज शायद डिस्कस भी ना कर पाए, लेकिन जिसको ये बेस समझ में आ गया उसके लिए कंपनी कुछ नहीं है, उसके लिए कंपनीज एड भी बहुत आसान बन जाता है। चलो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब मैं बात करता हूं कंपनी नाम के स्ट्रक्चर की, तो आपको एक पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप थी, क्या थी? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कुछ लोग एक साथ आके धंधा तो कर रहे थे, कुछ लोग आके एक साथ आके धंधा तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के अस्तित्व में कुछ अंतर ही नहीं था। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स सेम ही थे। इसकी वजह से हो क्या रहा था, ना पार्टनर्स की लायबिलिटी अलग थी, ना पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अलग थी। इसकी वजह से इन सभी लोगों की लायबिलिटी कैसी हो रही थी? अनलिमिटेड हो रही थी। इनका चड्डी बनियान सब कुछ लायबल हो रहा था पार्टनरशिप के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। साथ ही साथ इस फर्म का अस्तित्व इन लोगों पर डिपेंड होने की वजह से इनमें से कोई भी मर भी गया तो ऐसे केस में पार्टनरशिप भी मर जा रही थी। ये कुछ इस बिजनेस के नुकसान थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो इन डिसएडवांटेजेस को भरने के लिए हमने देखा एक नया तरीके का स्ट्रक्चर, हमने देखा एक नए तरीके का स्ट्रक्चर, और उसका नाम है कंपनी। उसका नाम क्या है? कंपनी। आ जाओ मेरे साथ, बहुत प्यारे तरीके से कंपनी नाम के स्ट्रक्चर को जानने का समय अभी आ गया है। देखो, सबसे पहले देखो, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे लोग हैं। ये मान लीजिए लोग हैं, इन सभी लोगों को क्या करना है? बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस करना है। तो ये जो लोग हैं ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक बिजनेस का अलग तरीके का फॉर्म निर्माण करने की कोशिश करते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिससे आप बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हो। वैसे ही ये बिजनेस कंडक्ट करने के लिए एक नया फॉर्म तैयार कर रहे हैं, और उस फॉर्म का नाम है कंपनी। क्या नाम है? कंपनी। ये जो लोग हैं इस धंधे में क्या डालेंगे पता है क्या? ये लोग इस धंधे में डालेंगे पैसा। सबसे पहले जो चीज लगती है धंधे को बड़ा करने के लिए वो होता है पैसा। इसको मान लीजिए इन लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर इस धंधे के अंदर पैसा डाला 1 लाख। सब लोगों ने मिलकर 25-25 हजार का पैसा डाला है। चारों लोग हैं, चारों ने 25-25 हजार रुपए का पैसा डाला है। ये इस धंधे को शुरुआत कराने के लिए जरूरी है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? कैपिटल। क्या कहेंगे? कैपिटल। बिना कैपिटल के कोई धंधा आगे ही नहीं बढ़ सकता है ना। इधर आपकी कंपनी खड़ी है। कंपनी जो एंटिटी है, कंपनी इस कैपिटल के बदले इनको कुछ देगी। क्या देगी? कुछ देगी। जैसे आप कोई चीज खरीदते हो आज जाके, तो उसके बदले आपको रिसीट मिलती है। वैसे ही कंपनी आपके जो पैसा है उस पैसे को इस्तेमाल करने के बदले, उस पैसे को यूज करने के बदले आपको रिसीट देती है। इस रिसीट्स को कहा जाता है शेयर्स। क्या कहा जाता है? शेयर्स कहा जाता है। तो इन 4 लोगों को क्या दिया जाएगा? शेयर्स दिए जाएंगे। अब ये शेयर्स क्या होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, इनके बारे में अभी अपन बातें करने वाले, बहुत सारी बातें करने वाले ना। ये कुछ तरीके से इस तरीके से चलता है। सबसे पहले देखो, अभी मैं बात कर रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर जिसका मतलब है शेयर्स। शेयर्स का मतलब होता है कंपनी की ओनरशिप में एक हिस्सा। देखो, टोटल कंपनी में कैपिटल कितना है? 1 लाख कैपिटल है, और ओनरशिप में हिस्सा कितना होगा? मतलब ओनरशिप क्या होगी? इस कंपनी के 100% कितने शेयर्स होंगे? जो होंगे वो क्या होगी? इसकी ओनरशिप। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों के लिए आसान कर देता हूं, रुको। देखो, 1 लाख का कैपिटल है। कितने लाख का कैपिटल है? 1 लाख का कैपिटल है। अभी कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए पता है क्या? इस 1 लाख के कैपिटल के बदले में कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए? 1000 शेयर्स इशू किए हैं। इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू है सर 100 रुपए। कितनी वैल्यू है? 100 रुपए। बढ़िया है। तो इसका मतलब ये चारों शेयर होल्डर्स कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं? 250, 250, 250, और ये भी कितना होल्ड कर रहा है? 250, 250, 250 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। टोटल कंपनी में शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स है।
यानी कंपनी की जो ओनरशिप है, कंपनी की क्या है, जो ओनरशिप, ओनरशिप मतलब कंपनी में मालिक कौन है आज, ये अगर आपको जानना है तो आपको जानना पड़ेगा कि कंपनी के शेयर्स को कौन होल्ड कर रहा है, कंपनी के किसको कौन होल्ड कर रहा है, शेयर्स को कौन होल्ड कर रहा है। ये जो 1000 शेयर्स कंपनी के पास है, इसका मतलब ही क्या है, ये 1000 शेयर्स इज इक्वल टू 100% ओनरशिप ऑफ कंपनी। क्या मतलब है, 100% ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ना सर 100% ओनरशिप में अंतर क्या है इन लोगों के हिसाब से, अगर आप देखते हो तो इन सबके पास 25% शेयर्स है। कितने परसेंट शेयर्स है, 25% शेयर्स है। तो ये सब के सब लोग कितने परसेंट की ओनरशिप होल्ड कर रहे हैं, 25% की ओनरशिप होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। तो शेयर इस शब्द का मतलब है, शेयर मतलब एक ओनरशिप में से जो हिस्सा आता है उसको कहा जाता है शेयर। शेयर मतलब क्या, टुकड़े करना, शेयर करना। इस चॉकलेट को शेयर करो, इस चॉकलेट को बांटो। तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी है उसकी ओनरशिप को हम बांट रहे हैं और टोटल 1000 शेयर्स है। अगर कोई व्यक्ति 1000 के 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा है तो इसके मतलब उसके पास कंपनी की 100% ओनरशिप है। आज किसी व्यक्ति के पास 25% ऑफ इस कंपनी के शेयर्स है, इसका मतलब उसके पास कंपनी के 25% की ओनरशिप है। यहाँ पे सिंस इन लोगों ने कैपिटल डाला, इन लोगों ने पैसा डाला है, इसका मतलब क्या, सिंस इन लोगों की वजह से आज कंपनी बनी है, तो ये सब लोग कौन हो गए, इस कंपनी के ओनर्स हो गए हैं। सबके पास 25% ऑफ द ओनरशिप आ गई है कंपनी की। ये ओनरशिप कहां से आई, तो ये ओनरशिप आई इन शेयर्स की वजह से, ताकि हमें समझ में आए कि क्या एक्चुअली इस कंपनी के ओनरशिप का स्टेटस है। बढ़िया है ये सर, परफेक्ट है सर। आपने कहा था कंपनी में एक शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज। क्या हम एक शेयर को इंटू 10 रुपए रख सकते हैं, 1 रुपए रख सकते हैं, 1000 रुपए रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनरशिप में जितने शेयर्स है उसके अलग 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 छोटे छोटे हिस्से होते जाएंगे। जैसे आज मैंने मान लीजिए एक शेयर को 1000 रुपए मान लिया, एक शेयर को क्या मान लिया, 1000 रुपए मान लिया, तो इनके पास 25 मतलब 250 शेयर्स की जगह कितने शेयर्स आएंगे, 25 शेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि सबने 25 हजार रुपए दिए। तो इनके पास फिर भी ओनरशिप कितनी रहेगी, 25% ही रहेगी। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने जितना पैसा डाला है उतने परसेंट की आपको ओनरशिप मिलने वाली है। शेयर्स के कितने भी छोटे टुकड़े कर लो या कितना भी बड़ा रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने शेयर को 25,000 का एक शेयर रखा तो इन सभी के पास कितने शेयर आएंगे सर, इन सभी के पास एक एक शेयर ही आएगा। कितना आएगा, एक एक शेयर ही आएगा। लेकिन फिर भी इन सबकी ओनरशिप कितनी रहेगी, 25% ही रहेगी। सर एक ही शेयर रख सकते हैं क्या 1 लाख का, कैसे रख पाओगे, फिर हिस्से कैसे करोगे, फिर हिस्से कैसे करोगे। अगर एक ही शेयर होल्डर होता तो हम एक ही शेयर इशू कर देते उसको पूरा का पूरा 1 लाख का। लेकिन यहाँ पे तो 4 शेयर होल्डर्स है ना, तो सबको हिस्सा तो देना है ओनरशिप का, इसीलिए सबके पास कितना हिस्सा आएगा, सबके पास थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा। तो अभी के लिए मैं लिख देता हूं सबके पास 25 शेयर है, यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए की वैल्यू है। बढ़िया है, ये हो गया कुछ। अभी अपन ने बात किया कि कंपनी बनाई इन 4 लोगों ने, इसमें इन चारों लोगों ने कैपिटल डाला और इस कैपिटल के बदले में इन 4 लोगों को कंपनी के ओनरशिप में से एक हिस्सा मिला। अभी देखो कंपनी बन गई, कंपनी बन गई है, कंपनी में कैपिटल आ गया, कंपनी में पैसा आ गया, कंपनी ने शेयर्स दे दिए, यानी रिसीट दे दिए शेयर होल्डर्स को। अभी कंपनी को चलाना है, अभी कंपनी को क्या करना है, चलाना है। तो कंपनी को चलाने के लिए आपके पास क्या है सर, कंपनी को चलाने वाले के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए किसी की जरूरत है कि नहीं है सर, यस सर, किसी को मैनेज करने की जरूरत है। सबसे पहले ये जो 4 लोग हैं इनका नाम तो मैंने आपको बताया नहीं, इन चारों लोगों को क्या कहेंगे बताया क्या, इनको कहा जाएगा शेयर होल्डर। क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर, या फिर इनको हम कह देते हैं ओनर्स। क्या कह देते हैं, ओनर्स। या फिर और एक नाम जो है इस्तेमाल किया जाने वाला, इसको कहते हैं मेंबर्स। ऐसे कोई भी नाम अगर इस्तेमाल होते हैं तो इसका इजी लैंग्वेज में मतलब है ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, इसलिए इनको शेयर होल्डर्स ऐसे नाम से हम नवाज देते हैं। बढ़िया है क्या। अभी देखो कंपनी को मैनेज भी तो करना पड़ेगा, कंपनी के बिजनेस को भी तो चलाना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म में आपने देखा एक एक्टिव पार्टनर होता है जो धंधे को चलाता है, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जो धंधे में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, सोल प्रोप्राइटर में जो जिसका बिजनेस है वही धंधे को चला रहा है। तो वैसे ही इस धंधे में भी तो किसी को मैनेज करना पड़ेगा, किसी को कंपनी को इस बिजनेस फॉर्म को कंट्रोल करना पड़ेगा जो इस धंधे को आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट करती है और वो व्यक्ति जो कंपनी को चलाते हैं उनको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। बढ़िया है, ये क्या करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे। क्या सर ये ओनर्स में से ही वो लोग हो सकते हैं जो मैनेज करेंगे, हो सकते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये ओनर्स भी हो सकते हैं या फिर
नॉन ओनर्स भी हो सकते हैं। नॉन ओनर्स यानी कोई एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं जिसको कंपनी चलाने में एक्सपीरियंस है। आपका बिजनेस मान लीजिए, आपका बिजनेस है टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है आपकी कंपनी का। आपकी कंपनी का नाम है मान लीजिए HK प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी का बिजनेस है। क्या बिजनेस है? टूर्स एंड ट्रैवल्स का। हम लोगों को अलग अलग विदेश में घुमाने को लेके जाता है। तो ऐसे केस में हमारे टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस को चलाने के लिए हमें एक एक्सपर्ट इंसान को मैनेजमेंट में लाना है जिसको इस बिजनेस की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो आप एक एक्सपर्ट इंसान को भी अपॉइंट कर सकते हो जो इस बिजनेस को मैनेज कर सकता है। वहीं पे क्या हम इन चारों में से, ये ए है, बी है, सी है, डी है, क्या इनमें से ही कोई मैनेज करने के लिए बैठ सकता है? क्या आंसर इज यस, इन चारों में से भी कोई बैठ सकता है मैनेज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनर भी हो सकता है, नॉन ओनर भी हो सकता है। जो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बनेगा यानी डायरेक्टर्स का पार्ट बनेगा जो कंपनी को क्या करेगा? चलाने वाला है। तो बेसिकली अगर आप देखते हो तो इन चारों लोगों का मतलब है, ये चार लोग ओनर है जो कंपनी पे क्या रखते हैं? कंट्रोल रखते हैं। क्या रखते हैं? कंट्रोल, या फिर हम कह सकते हैं ओनरशिप रखते हैं। और लेकिन कंपनी को चलाने वाले कौन है? कंपनी को मैनेज करने वाले कौन है? तो मैनेज करने वाले हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए कहां से पिक्चर में? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए कहां से पिक्चर में? सर इनको अपॉइंट किया है किसने? कंपनी ने। किसने अपॉइंट किया है? कंपनी ने। बट सर कंपनी में तो पैसा तो इन चार लोगों का ही लगा है। सही बात है ना। आज मेरा पैसा मैंने कंपनी में दिया है तो मैं चाहूंगा ना कंपनी को वही लोग मैनेज करें जो मेरे पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। इसीलिए कंपनी इन लोगों को तभी अपॉइंट करती है, जो भी लोगों को कंपनी अपॉइंट करेगी, कंपनी हमेशा किससे पूछ के अपॉइंट करेगी? शेयर होल्डर्स से पूछ के कंपनी क्या करेगी? इन लोगों को अपॉइंट करने वाली है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? कंपनी सबसे पहले हर शेयर होल्डर को फोन लगा के पूछेगी, बताओ तुम्हें ये व्यक्ति स्वीकार है क्या एज अ डायरेक्टर? अगर तुमको स्वीकार होगा तो हम इसको अपॉइंट कर देते हैं ताकि ये तुम्हारे पैसे को सही सही इस्तेमाल करेगा। बताओ तुमको ए नाम का व्यक्ति जो शेयर होल्डर है वो चलेगा क्या? डायरेक्टर बना दो कंपनी का, चलेगा क्या? ओके, सबने हाँ कह दिया, कोई नहीं, परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं? इसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन सर ऐसा सबको फोन लगाते लगाते सर इतना मुश्किल है सर, कितना मुश्किल है सर, क्योंकि हर कोई एक ही चीज पे एग्री करे ऐसा जरूरी है क्या सर? नहीं है सर। सबको एक ही लोग मैनेजमेंट में चाहिए ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है सर। जस्ट फॉर एग्जांपल रिलायंस में 17 लाख शेयर होल्डर्स है। कितने शेयर होल्डर्स है? 17 लाख शेयर होल्डर्स है। किसके अंदर? रिलायंस के अंदर। अभी 17 लाख शेयर होल्डर्स को तुम डायरेक्टर्स क्या कहते हो एग्री कराने के लिए लगोगे तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? पागल हो जाएंगे ना बेटा, पागल हो जाएंगे। कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम किसको रखना है? भाई दो लोग एक साथ बैठ गए तो दो लोग भी डिस्कस नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। यहाँ पे 17 लाख लोग एक साथ आके कब डिस्कस करेंगे कि किसको मैनेजमेंट देना है? वाट लग जाएगी कि नहीं? हाँ सर। इसीलिए मैनेज के 17 लाख लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मैनेज करने वाले वही 5-6 लोग होने वाले जो धंधे को मैनेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा लोग तो हो ही नहीं सकते। तो 17 लाख कहा, 5-6 कहा, सबको लगेगा मुझे मैनेजर बनना है, तो सब लोग खुद को वोट दे रहे हैं, नहीं नहीं मुझे करो, उसको क्यों मैनेजर कर रहे हो? तो ये तो पागलपंती हो जाएगी। ये तो क्या हो जाएगी? पागलपंती हो जाएगी। इसीलिए कंपनी कंसेंट मांगने के लिए आप सभी लोगों के पास जाएगी, लेकिन कंपनी अपॉइंट किसको करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उस मेंबर को अपॉइंट कर देगी जिसको क्या है? मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स वोट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स वोट दे देते हैं। अभी सबकी कंसेंट लेने के लिए कंपनी के पास टाइम है क्या? नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कंपनी क्या बोलेगी? ए गधेड़ो, तुम जो सब लोग हो, तुम में से अगर जो भी अभी के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो जो भी 51% क्या होल्ड कर रहा है? शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है। जो भी क्या कर रहा है? 51% शेयर होल्डिंग कर रहा है। यानी कंपनी में मेजॉरिटी पैसा तुम्हारा लगा है, यानी 51,000 रुपीज तुम्हारे ही लगे। बाकी सबके तो 49,000 ही लगे, लेकिन मेजॉरिटी पैसा तो तुम्हारा ही लगा है। तो सबसे ज्यादा कंपनी को नुकसान होगा तो भी तुम्हारा ही नुकसान होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी तुम्हें ही होगा। सब कुछ तुम्हारा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तुम्हारे पास 51 शेयर होल्डिंग है, यानी मतलब 51% कंपनी की ओनरशिप भी तुम्हारे पास ही है। तो इसका मतलब अगर 51% ओनर तुम ही हो तो तुम ही डिसाइड कर लो तुम्हें कंपनी के अंदर किसको मैनेजर बनाना है। बढ़िया है क्या? तो यहाँ पे ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में से सबके पास 25-25-25% है। मान लीजिए इन तीनों में से ए बी सी ने एग्री कर लिया क्या कि हमें डी को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठाना है। परफेक्ट, डन। 75% वोट हो गए, 75% ओनर्स ने एग्री कर लिया कि एक व्यक्ति को क्या करना है? डायरेक्टर बनाना है। सर दो लोग एग्री कर रहे हैं, ये दोनों एक को कह रहे हैं, ये दोनों एक को कह रहे हैं, किसी को भी बिठा पाओगे क्या? नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि दोनों के पास 50-50% है। तो फिर उन्होंने एक तीसरा व्यक्ति ढूंढा ई नाम का, ये लोग भी एग्री कर रहे हैं, ये लोग भी एग्री कर रहे हैं, 100% लोग कह रहे हैं उसको डायरेक्टर बना दो। परफेक्ट है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 51% लोगों ने एग्री करना चाहिए किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनाने के लिए, ताकि हम क्या कर देंगे? उसको मैनेजर की तरह
तरह अपॉइंट कर देंगे। तो मान लीजिए जो भी इन लोगों ने वोट किया, ए को बिठाना है, बी को बिठाना है, सी को बिठाना है, डी को बिठाना है, ई को बिठाना है, जिसको बिठाना है उसको बिठा सकते हैं। आप वोट देके उसको क्या कर दोगे, इस कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर दोगे। बढ़िया है। यहां पे क्या होगा, फाइनली इन लोगों ने डिसाइड करके क्या कर दिया, एक डायरेक्टर को मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर दिया। ये शेयर होल्डिंग का इंपॉर्टेंस है। शेयर होल्डिंग ये बताती है कि कंपनी की ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है। जिसके पास कंपनी की ओनरशिप होगी वही डिसाइड कर पाएगा कि कंपनी को चलाने वाला कौन है। जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी, जो लोग मेजॉरिटी में आके मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग को क्या करेंगे, बनाएंगे, वही लोग डिसाइड करेंगे कि कंपनी को मैनेज भी कौन करने वाला है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखते हो तो जो शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी में आएंगे उनका ही कंपनी के ऊपर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को बिठाएंगे जो उनकी बात सुनने वाला है और कंपनी को उसी दिशा में लेके जाने वाला है जहां पे वो लेके जाना चाहते हैं। बढ़िया है। ये था कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी तक तुमने देखा कि कंपनी में ओनर्स है, कंपनी खुद है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है ना। अभी धीरे धीरे मुझे कंपनी के कंसेप्ट तुमको समझाने। कंपनी के अंदर तुमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा, शेयर्स क्या है, शेयर होल्डर्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, मैनेजर्स कौन है, ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया। अभी देखो कंपनी के अंदर तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर ये कंपनी बनती कैसे है। कंपनी बनती कैसे है सर, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, हम सब लोगों ने एक साथ आ गए, एग्री कर लिया कि हमें एक बिजनेस करना है, तो बात खत्म, पार्टनरशिप बन गई। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई टेंशन ही नहीं था, हमें लगता है कि आज बिजनेस करना है तो बिजनेस करेंगे, हमें लगता है बिजनेस बंद करना है तो बिजनेस बंद कर देंगे। एचयूएफ में भी क्या है, जन्मों जन्मों से बिजनेस चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। लेकिन सर आप अगर देखते हो तो कंपनी के केस में बिजनेस कैसे फॉर्म होगा, बिजनेस कैसे फॉर्म होगा, चार लोग आज टाइम पास कर रहे हैं, दारू पीने को बैठे, दारू के साथ चकना खाते खाते बोल दिए चलो कंपनी बनाते, कंपनी बन जाएगी क्या? आंसर इज नो। कंपनी ऐसे नहीं बनती है। कंपनी को इतना आसान है क्या बनाना? आंसर इज नो। कंपनी को इतना आसान नहीं होता है बनाना। कंपनी को बनाने के लिए ये जो भी शेयर होल्डर्स है, जो भी ओनर्स है, जिनको कंपनी में क्या करना है, कंपनी को बनाना है, इनको जाना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। कहां पे जाना पड़ता है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास लेके जाना होता है एप्लीकेशन। क्या लेके जाना होता है? एक एप्लीकेशन। गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी होती है और गवर्नमेंट को बोलना होता है गवर्नमेंट जी हमें एक कंपनी बनानी है। हमें क्या बनानी है? एक कंपनी बनानी है। और अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, गवर्नमेंट ने सब कुछ सही है ऐसा लगा, तो गवर्नमेंट क्या बना देती है? कंपनी बना देती है। क्या बना देती है? कंपनी बना देती है। फिर तुम इस कंपनी में अपना पैसा दोगे और कंपनी तुमको क्या दे देगी? कंपनी उसके बदले तुमको क्या दे देगी? शेयर्स दे देगी। तो कंपनी का जन्म कैसे हो रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है क्या सर? कंपनी का जन्म, कंपनी अस्तित्व में कैसे आ रही है? गवर्नमेंट उसको अस्तित्व में ला रही है। अभी ये जो गवर्नमेंट है ना, इस गवर्नमेंट को कहते हैं, गवर्नमेंट के पास ये जो पावर है कंपनी को अस्तित्व में लाने की, इस पावर को कहा जाता है लॉ। क्या कहा जाता है? लॉ। आपके कंपनी को जन्म देने वाली चीज जो है वो है कंपनीज एक्ट 2013। क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप एक कंपनी बना सकते हो, यानी कंपनी को जन्म देने वाला कौन है? लॉ है। देखो एक बहुत प्यारी सी चीज समझो। ये एक इंसान है, ये कैसा व्यक्ति है? ये एक नेचुरल पर्सन है। कैसा पर्सन है? नेचुरल पर्सन है। इसको हाथ, नाक, मुंह सब कुछ है। वो भी चीजें है जो तुम सोच रहे हो, वो सारी की सारी चीजें एक इंसान के पास है। वहीं पे जब मैं बात करता हूं कंपनी की, कंपनी कोई इंसान है क्या? कंपनी को हाथ, नाक, मुंह, पूछ कुछ है क्या? पूछ तो इंसान को भी नहीं होती सर। ठीक है भाई, और कोई चीज मुझे बताओ, क्या कंपनी को वो चीज है कि वो जो तुम सोच रहे हो? नहीं सर, वो भी नहीं है। कंपनी को कुछ है क्या? नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो सर? मैं तो बालों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बालों की। कंपनी को बाल है क्या? नहीं। तो कंपनी एक इनविजिबल व्यक्ति है। कंपनी कैसी व्यक्ति है? कंपनी एक अंधा इनविजिबल व्यक्ति है, जो है ही नहीं। जो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसीलिए कंपनी कैसा व्यक्ति है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। अभी एक इंसान का जन्म कैसे होता है? एक नेचुरल पर्सन का जन्म कैसे होता है सर? नेचुरल पर्सन का जन्म एक कोख में से होता है। बेटा छोटा छोटा कैसे जन्म लेता है? नेचुरल इंसान को जन्म देने की एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है सर? मतलब तुम जो सोच रहे हो उसकी बात नहीं हो रही, तुम जो सोच रहे हो उसकी बात नहीं हो रही, वो प्रोसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा। मैं कह रहा हूँ पेट में से निकलने की एक प्रोसेस होती है, जन्म देने की एक प्रोसेस होती है। नेचुरल व्यक्ति को जन्म कौन देता है सर? नेचुरल व्यक्ति को जन्म भगवान देता है। कौन देता है? भगवान जी। पिताजी नहीं, माताजी नहीं बेटा, भगवान जी देते हैं बेटा। भगवान जी की इच्छा होगी तो नेचुरल पर्सन का जन्म होता है। वैसे ही ना, ये जो कंपनी है, ये तो कोई ही भगवान जी की देन से नहीं आ रही।
इसका जन्म किसकी वजह से हो रहा है सर? इसका जन्म तो लॉ की वजह से हो रहा है, क्योंकि लॉ कह रहा है कंपनी बना सकते हो, तो कंपनी बन रही है। लॉ के पास जाना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है जो लॉ बनाती है, और उससे कंसेंट लेनी पड़ती है, तभी कंपनी बनती है। तो कंपनी कैसा व्यक्ति बन गई? एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई, और इंसान क्या है? एक नेचुरल पर्सन है। इंसान क्या है? नेचुरल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब कंपनी को हाथ नाक मुंह कुछ भी नहीं है। और कंपनी का जन्म कैसे हो रहा है? लॉ की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? लॉ की वजह से। सर अभी देखो, जब एक इंसान जन्म लेता है, जब एक ह्यूमन है, क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन जब जन्म लेता है तो हम उसको कहते हैं बर्थ हुआ है, और जब वो मरता है तो हम कहते हैं उसकी डेथ हो गई। क्या कहते हैं हम? उसकी डेथ हो गई। सही बात है। सर अभी जब एक कंपनी जन्म लेती है, कंपनी क्या लेती है? जन्म लेती है, तो उसको भी बर्थ कह देगा, उसको भी क्या कहते हैं हम? बर्थ कह देगा। और जब वो मरेगी उसको भी डेथ कह देगा। सर फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, फिर नेचुरल ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क रह जाएगा? सब कुछ तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जब कंपनी का जन्म कौन हो रहा है? लॉ कर रहा है। जैसे इंसान का जन्म का अधिकार भगवान के पास है, वैसे ही जो जन्म देता है उसी के पास जिंदगी छीनने का भी अधिकार होता है। जन्म देने का भी अधिकार एक के पास है, मारने का भी अधिकार भगवान जी के पास ही है। वैसे ही कंपनी को जन्म देने का अधिकार भी किसके पास है? लॉ के पास ही है। तो कंपनी को मारने का अधिकार भी किसके पास होगा? लॉ के ही पास होगा। इसीलिए इन चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए, इन चीजों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि लॉ से होने वाला जन्म अलग है, इसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्या कहोगे? इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी जन्म लेती है तो उसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन, उसको बर्थ कहते नहीं है। कंपनी बॉर्न हुई है ऐसा नहीं कहते, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कंपनी का जन्म हुआ है। वहीं पे जब कंपनी मर जाती है तो उसको हम अलग अलग शब्दों से जानते हैं। एक होता है कंपनी लिक्विडेशन में हो गई, एक होता है कंपनी वाइंड अप हो गई। क्या हो गई? वाइंड अप हो गई। एक होता है कंपनी क्लोज हो गई, एक होता है कंपनी डिसॉल्व हो गई। ये अलग अलग शब्दों से क्या करते हैं हम? कंपनी को डिस्क्राइब करते हैं कि कंपनी की क्या हो रही है? मौत हो रही है। देखो, जन्म देने वाली भी लॉ थी तो जान लेने वाली भी लॉ ही होगी। आपने जैसे कंपनी को बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास अर्जी दी थी, वैसे ही कंपनी को बंद करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास अर्जी देनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट को सब कुछ सही लगा तो गवर्नमेंट कहेगा इस कंपनी को बंद कर देते हैं, यानी कंपनी को क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ऐसे शब्दों का क्या करोगे? अभी से आप प्रयोग करोगे। आप सबसे पहले आज मेरे साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि कंपनीज एक्ट में अलग अलग टर्म्स क्या है, अलग अलग चीजें क्या है जो कंपनी के रेलेवेंस में यूज की जाती है। अपन क्या कर रहे हैं? उन सारी चीजों को जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तभी तो अपना बेस बनेगा। तो आपको समझ में आया कंपनी का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बढ़िया है सर, लॉ से जन्म हुआ है कंपनी का, ये भी समझ में आ गया हमको। अभी देखो, कंपनी के अंदर के अभी हम टिपिकल फीचर्स की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही एक बढ़िया बिजनेस का फॉर्म बन जाती है। सर क्या फीचर्स है? देखो, सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूं कंपनी की, तो कंपनी के अंदर एक बहुत ही उम्दा फीचर निकल के आता है, और वो है कंपनी सबसे पहले क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये तो तुमको पता है कि कंपनी के हाथ नाक मुंह कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो सिंस कंपनी के हाथ नाक मुंह कुछ भी नहीं है, कंपनी को चलाने के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लग रहे हैं। कंपनी खुद चल सकती है क्या? नहीं। लिटरली वॉक नहीं बेटा, लिटरली वॉक का मतलब चलना होता है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। क्या कंपनी चल सकती है? क्या कंपनी खुद बिजनेस कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको हाथ नाक मुंह कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अभी कंपनी के अंदर एक बहुत ही प्यारा फीचर आता है, और जिसका मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मतलब है? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या फीचर का नाम है? सेपरेट लीगल एंटिटी। आप जब पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे थे, आप जब सोल प्रोपराइटर पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको हमेशा क्या बात बताई कि प्रोपराइटर और बिजनेस अलग नहीं है। प्रोपराइटर मर गया, बिजनेस मर गया। प्रोपराइटर के लोन, बिजनेस के लोन, इसीलिए प्रोपराइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे थे, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है। पार्टनर्स ने लोन उठाया या पार्टनरशिप फर्म ने लोन उठाया, एक ही बात है। पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ या पार्टनर्स को लॉस हुआ, एक ही बात है। फर्म को प्रॉफिट हुआ या पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ, एक ही बात है। दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहाँ पे कोई सेपरेट स्टेटस नहीं था, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन था, लेकिन यहां पे लगेगा सेपरेट लीगल एंटिटी वाला स्टेटस। अगर सब कुछ ही पार्टनरशिप फर्म की तरह सेम होता तो हम ये कंपनी खोलते ही क्यों? इसके अंदर कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो हमने क्या कहा है पता है क्या? हमने ये कहा है कि कंपनी अलग है। कंपनी क्या है? अलग है। और कंपनी और मैनेजमेंट एंड कंपनी एंड शेयर होल्डर्स भी अलग व्यक्ति है। अलग क्या है? व्यक्ति है। तुम नेचुरल पर्सन हो, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और वो तुम दोनों से भी अलग है। क्या है? अलग है। यहाँ पे
ये शेयर होल्डर्स एक अलग व्यक्ति है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अलग व्यक्ति है और कंपनी एक अलग व्यक्ति है। सर इससे इंपैक्ट क्या होगा, इससे फर्क क्या होगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सर कैसे फर्क पड़ेगा? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन हो लेकिन वो अभी से एसेट्स खरीद पाएगी। क्या खरीद पाएगी? एसेट्स खरीद पाएगी। वो लोन ले पाएगी। वो क्या कर पाएगी? लोन ले पाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में उतर पाएगी। क्या कर पाएगी? कॉन्ट्रैक्ट में उतर पाएगी। वो भी किसके नेम पे? खुद के नेम पे। किसके नेम पे? खुद के नाम पे वो क्या कर पाएगी? कॉन्ट्रैक्ट में उतर पाएगी, एसेट खरीद पाएगी। क्योंकि वो इन लोगों पे अभी डिपेंडेंट नहीं है, वो एक खुद का अस्तित्व लेके जन्म लेती है लॉ की वजह से। तो उसको इन दोनों के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपना अस्तित्व है, वो अपने अस्तित्व में सब कुछ कर सकती है। अभी इसी सेपरेट लीगल एंटिटी की कंसेप्ट की वजह से और दो कंसेप्ट का जन्म होता है। कितने कंसेप्ट का जन्म होता है? और दो कंसेप्ट का जन्म होता है। लोग ये बताते ही नहीं है। लोग बताते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है, यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन है और खत्म। भाई ये जो कंसेप्ट है इनका जन्म किसकी वजह से हो रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से हो रहा है। सर क्या कह रहे हो? सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से दो और कंसेप्ट का जन्म होता है। कितने कंसेप्ट का जन्म होता है? दो और कंसेप्ट। इसी में से निकल के आता है नंबर 1 कंसेप्ट जो निकल के आता है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। देखो तुम्हारा एक दोस्त है और तुम हो। तुम्हारा एक दोस्त है और तुम हो। तुम्हारे दोस्त ने जाके 1 करोड़ का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 1 करोड़ का। वो डिफॉल्ट हो गया। वो क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। अभी बैंक उसकी चड्डी बनियान मांगने को आई। इसकी क्या आई? चड्डी बनियान मांगने को आई। सही बात है। उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। बट मुझे बताओ, क्या बैंक तुमसे पैसा मांगने को आ सकती है क्या? क्या बैंक तुम्हारी चड्डी बनियान लेने को आ सकती है क्या? क्यों सर? हमारी चड्डी बनियान क्यों आएगी? अरे मेरा दोस्त अलग है, उसका लोन अलग है, मेरा लोन अलग है। उसके लोन और मेरे लोन का क्या संबंध है? उसके अस्तित्व और मेरे अस्तित्व का क्या संबंध है? सही बात है ना? वो अलग, मैं अलग, तो उसका और मेरा कोई भी संबंध है क्या? आंसर इज नो सर, उसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। वहीं पे सर जब मैं कहता हूं एक पार्टनरशिप फर्म है, वहीं पे मैं कहता हूं एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका मतलब ही क्या है? उसके पार्टनर्स है। एक पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया और उस लोन में डिफॉल्ट किया। उस लोन में क्या किया? डिफॉल्ट किया। तो सबसे पहले बैंक आके पार्टनरशिप फर्म के सारे एसेट्स को लेके जाएगी और जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो चड्डी बनियान किसका बेचेगी? पार्टनर्स का बेच के निकाल लेगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म में कोई अंतर ही नहीं था। इसका मतलब तुम्हारी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। कैसी लायबिलिटी थी? अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। ये यहाँ पे क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे नो सेपरेट स्टेटस था। कैसा था? क्या कोई सेपरेट स्टेटस था क्या? कोई अलग एंटिटी वाला कंसेप्ट था क्या? नहीं था। लेकिन सर कंपनी के केस में तो आपने कह दिया ना कि स्टेटस अलग है, कंपनी अलग है और शेयर होल्डर्स अलग है, कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ सर कि कंपनी जो खुद के नाम पे लोन ले रही है, कंपनी जो बाहर जाके खुद के नाम पे लोन ले रही है, उसके लिए शेयर होल्डर्स लायबल नहीं है। उसके लिए शेयर होल्डर्स लायबल नहीं है, उसके लिए बस कंपनी ही लायबल है। देखो कंपनी है, कंपनी ने मुशी बैंक के बैंक नाम से 1 करोड़ रुपए लिए। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ रुपए लिए। बहुत बढ़िया सर। शेयर होल्डर्स ने कंपनी में 1 लाख रुपए का कैपिटल डाला है। कितना डाला है? 1 लाख रुपए का कैपिटल डाला। ये कौन है? शेयर होल्डर्स ना। अभी हुआ क्या? कंपनी ने कर दिया डिफॉल्ट। कंपनी ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट। अभी बैंक को अपना 1 करोड़ रुपए वसूल करना है। तो सबसे पहले कंपनी, बैंक अपना पैसा कहां से वसूल करेगी? ये कैपिटल ले लेगी 1 लाख का। कंपनी के कुछ एसेट्स होंगे जो कंपनी ने इतने सालों में प्रॉफिट करके कमाए होंगे, तो वो ले लेंगे। अभी फिर भी बचता है 50 लाख का लोन। कितने का बचता है? 50 लाख का लोन बचता है। अभी बैंक क्या चाहती है पता है क्या? अभी बैंक कह रही, बैंक बोल रही मस्त मस्त अभी मैं इन शेयर होल्डर्स का चड्डी बनियान बेचूंगी और मेरा 50 लाख वसूल करूंगी। चलेगा क्या? आंसर इज नो। ये 50 लाख के लिए आप शेयर होल्डर्स के पास नहीं आ सकते हो क्योंकि हमारा अस्तित्व अलग है। हमारा अस्तित्व अलग है। ये जो 50 लाख है ये बैंक का लॉस हो गया। ये क्या हो गया? बैंक का लॉस हो गया। कंपनी का चड्डी बनियान सब कुछ लेके जा। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी का चड्डी बनियान सब कुछ लेके जाते रहे लोन के लिए, लेकिन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड ही रहेगी। जितना पैसा, जितना कैपिटल उन्होंने दिया था बस उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। उससे 1 भी रुपया उनको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, 1 लाख दे दिया है, बात खत्म हो गई। उनकी लायबिलिटी वहीं पे खत्म हो गई है। उनका 1 भी रुपए ज्यादा देने की वादा उन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। तो बाकी का बचा हुआ 50 लाख जो भी लॉस हुआ है वो कंपनी का लॉस है। इसके लिए शेयर होल्डर्स जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वहां पे आता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट।
बढ़िया है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट ने जन्म लिया और वो कंसेप्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स वाला। फिर और एक कंसेप्ट ने जन्म लिया, क्या कंसेप्ट ने जन्म लिया? और एक कंसेप्ट ने जन्म लिया जिसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। आ जाओ, सबसे पहले देखो, एक प्रोपराइटर है, सोल प्रोपराइटर है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। प्रोपराइटर मर गया तो उसका बिजनेस भी मर जाएगा क्या? आंसर इज यस, क्योंकि सोल प्रोपराइटर और बिजनेस में कोई अंतर ही नहीं था। पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स है, पार्टनर्स मर गए, पार्टनरशिप फर्म मर जाएगी। पार्टनर्स में से एक भी छोड़ के चला गया, पार्टनरशिप मर जाएगी, क्योंकि उसका अस्तित्व उन्हीं लोगों पर डिपेंडेंट था। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स से अलग ही नहीं है, तो पार्टनर्स भी मर गए तो फर्म भी मर रही थी। लेकिन सर अभी अगर आप देखते हो तो कंपनी का अस्तित्व तो अलग है ना, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से अलग है, कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अलग है। इसका मतलब आज मुझे बताओ, आज अगर दो दोस्त हैं, ये दोस्त मर गया तो इससे इस दोस्त को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। इसका जीवन चलता रहेगा क्या? आंसर इज यस, इसका जीवन तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये और उसका दोस्त तो अलग है। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? आज कंपनी एक अलग व्यक्ति है, इसका मतलब ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स मर गए, ये सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मर गए, तो भी कंपनी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को घंटा कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी की मृत्यु नहीं हो रही है। कंपनी इन दोनों से कैसी है? अलग है। कंपनी कैसी है? इन दोनों से अलग है। इसीलिए यहाँ पे कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कंपनी चलती रहेगी। सारे के सारे शेयर होल्डर्स मर गए, सारे के सारे मैनेजर्स मर गए, कंपनी के अंदर कोई भी अंतर नहीं आएगा। कंपनी का सक्सेशन कैसा रहेगा? परपेचुअल। सक्सेशन मतलब चलती रहेगी, परपेचुअल मतलब कंटिन्यू, इट इज परमानेंट, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कंपनी की मृत्यु होने वाली नहीं है। सबके सब शेयर होल्डर्स मर जाए, सबके सब डायरेक्टर्स मर जाए, लेकिन कंपनी के कंटिन्यूटी में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। कंपनी चलते रहने वाली है, चलते रहने वाली है। इसको कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। सर कंपनी का कभी भी मृत्यु ही नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, कंपनी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा। यानी आपके जो मेंबर्स है जिन्होंने कंपनी को बनाया था, उनको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट के पास अर्जी डालनी पड़ेगी कि कंपनी को मार दो। कंपनी का जन्मदाता भी लॉ है, तो कंपनी की जान लेने वाला भी लॉ ही रहेगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों की मृत्यु से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को मारने के लिए आपको एक्चुअली जाके गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा इसको मार दो। अगर आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे हो तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारे के सारे शेयर होल्डर्स के ऊपर एटम बॉम्ब गिर जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, पूरे के पूरे दुनिया तबाह हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं मार रही है तब तक वो जिंदा ही जिंदा रहेगी। समझ में आया? ये दो कंसेप्ट का किससे जन्म हुआ? इस एक कंसेप्ट से, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट से इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। और ये है आपका पूरा का पूरा कंपनी का एक कंसेप्ट। यहाँ पे आपने कंपनी के बारे में बहुत सारी बातों को जाना। क्या क्या बातों को जाना? आपने बातों को ये जाना कि कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अपना अपना कैपिटल लगाते हैं, जिससे कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी का निर्माण होते ही कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। वो कौन मैनेज करने के लिए अपॉइंट करता है? यही लोग अपॉइंट करेंगे, क्योंकि इनका ही तो पैसा लगा है। जिसके पास अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दे दिया, जिसका पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होगी वही तो डिसाइड करेगा कंपनी को मैनेज कौन करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा भी तो उसी का लगा है। तो वो डिसाइड करता है कौन मैनेज करने वाला है ना। कंपनी में विशेष चीज आपने क्या सीखी? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ के द्वारा उसका जन्म हुआ है, तो मारने का अधिकार भी लॉ का ही है। जन्म देने वाली प्रोसेस को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, मरने वाली प्रोसेस को हम वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन ऐसा कह देते हैं। कंपनी खुद के नाम पे लोन, खुद के नाम पे एसेट्स खरीदेगी, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में उतारेगी। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स और इनकी सारी चीजों की वजह से शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्टर्स को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं पे इस सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाती है लिमिटेड। कैसी हो जाती है? लिमिटेड, क्योंकि दोस्त के लोन के लिए तुम लायबल नहीं। और एक कंसेप्ट का जन्म हुआ, वो था परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यही कह रहा था कि कंपनी चलती रहेगी, शेयर होल्डर्स रहे या ना रहे, शेयर होल्डर्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना रहे। परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब है कि चाहे आपके शेयर होल्डर्स मर जाए या बदल जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक मैंने आपको मरने का एग्जाम्पल दिया, अभी मैं आपको बदल जाने का भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। सर कैसे? ये आप हो, ये आप हो, आपके आज 3 दोस्त हैं। आपके आज कौन है? 3 दोस्त हैं। कल को मान लीजिए ये तीनों के तीनों चले गए बाहर घूमने को। ये कहाँ के चले गए? बाहर घूमने को। तो आपने क्या कर लिया? नए 3 दोस्त बना दिए। ये बाहर पढ़ाई को चले गए, तो आपके ये 3 दोस्त नहीं रहे। अभी आपके कितने दोस्त हो गए? नए 3 दोस्त हो गए। आपके अस्तित्व में कोई फर्क पड़ा क्या ये 3 नहीं होने की वजह से? नहीं सर, आपके अस्तित्व में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वैसे ही कंपनी के केस में, कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स S1, S2, S3 थे। इन तीनों ने शेयर्स खरीदे थे।
इन तीनों ने क्या किया, अपना शेयर इसने इसको बेच दिया, अपना शेयर इसने इसको बेच दिया, अपना शेयर इसने इसको बेच दिया। तो अभी B1, B2, B3 नाम के नए 3 शेयर होल्डर्स का जन्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अब कंपनी के अंदर ये 3 लोग शेयर्स होल्ड नहीं कर रहे हैं, ये 3 लोग अब शेयर्स होल्ड नहीं कर रहे हैं, अब नए 3 लोग कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। लेकिन कंपनी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व ही अलग है, कंपनी का अस्तित्व ही अलग है। सिमिलरली इसी कंसेप्ट को अगर अपन नीचे देखते हैं तो समझ लो आज कंपनी के अंदर ABCD शेयर होल्डर्स है, चारों की मृत्यु हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चारों की मृत्यु हो गई तो उनके जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको शेयर्स मिल जाएंगे, उनके जो भी बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, उनको शेयर्स मिल जाएंगे और वो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हो जाएंगे, बन जाएंगे। वहीं पे आज एक को इच्छा है कि मुझे शेयर्स बेच देने, एक को इच्छा है मैं शेयर्स बेच देता हूं एक्स नाम के व्यक्ति को, तो एक की जगह एक्स नाम का व्यक्ति शेयर होल्डर बन जाएगा। लेकिन कंपनी को उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, कंपनी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ भाई, तुम्हारे पास कंपनी की ओनरशिप आ गई, तुम बताओ कंपनी को कैसे चलाना है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भी इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा अस्तित्व अलग है। सिमिलरली आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, मान लीजिए आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में XYZ नाम के व्यक्ति बोर्ड को मैनेज करता है, कल को जाके हमने इनको बदल के ABC लोगों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मर गए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर्स जो ओनर्स है वो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देंगे जो उनके बिहाफ पे धंधे को मैनेज करने वाले हैं। ये आपने पढ़ा आज पूरे के पूरे कंपनी के कंसेप्ट को। आई होप आपको कंपनी की कंसेप्ट समझ में आई, कंपनी क्या होती है, कंपनी के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ये कुछ कंपनी के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ये आपको समझ में आए, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, तब तक आपको कुछ भी आगे का समझ में ही नहीं आएगा। आई होप दैट दिस इज क्लियर, आई होप दिस वॉज द वेरी बेसिक जिससे मैंने उठाया। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना बेसिक या फिर इतना डिटेल में इस कंसेप्ट को कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ नॉलेज है जो आगे आने वाले सारे बच्चों को पढ़ा के मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए, आपको मजा आया, क्योंकि ये कंपनी नाम की कंसेप्ट आपके जीवन भर चलने वाली है आपके साथ। तो डेफिनेटली इस कंसेप्ट पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके आगे आने वाले फ्यूचर में आपका साथ देने वाली है। बढ़िया, अगर किसी को ये डायग्राम बनाना है तो बना के लग सकते हो, ताकि आपको आगे जाके जब अकेले पढ़ाई कर रहे हो तो समझ में आ जाए कि मैंने क्या पढ़ाई की है। अभी अगले सेशन में मैं कंपनी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, जो एक्चुअली आपके सिलेबस में दिया है ना, अभी तक तो अपन उसको डिस्कस कर ही नहीं पाए, तो अगले सेशन में मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। लेकिन तुम देखोगे बहुत सारी चीजें तुम ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे इसके अंदर की। क्यों? क्योंकि तुमने ये बेस ही समझ लिया है, बेस समझ लिया तो पूरी की पूरी कंपनी समझ में आ गई, तो तुमको अभी मजा आने लगेगा। चलो फिर यार लोग, इसी के साथ मैं तुम लोगों के साथ एक अगले सेशन में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।